everyone, welcome back to my channel Mastering Education today। आज के वीडियो में हम लोग MEG05 आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो पिछले 10 साल में बहुत बार रिपीट हुए हैं पेपर्स में, तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए पेपर के लिए, बिकॉज अगर यही टॉपिक्स हम अच्छे से करेंगे तो आपका 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा होता है पेपर में उसी में से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से करके जाने हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना। मैंने जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, ताकि आप लोगों को कीवर्ड्स वगैरह याद रहें और आप लोग पेपर में अच्छे से आंसर फॉर्म कर पाओ। ये टॉपिक्स में मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करवाने वाली हूँ। दैट इज 70 to 80% सिलेबस आपका सारा रिवीजन हो जाएगा इसी वीडियो के थ्रू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जब आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट का नाम ही लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी है, तो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपको अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता क्या है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब होता है लिटरेचर का सिस्टमैटिक स्टडी, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस। यानी कि हम लिटरेचर को एक साइंटिफिक स्टडी की तरह पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसका मीनिंग ढूंढते हैं। ठीक है, लिटरेचर का मतलब होता है नॉवेल्स, बुक्स, ड्रामास, ये सब आपका लिटरेचर में आता है। तो इन सब का स्टडी करना, इनको इंटरप्रेट करना कि इनका मतलब क्या है और फिर इनका एनालिसिस करना। ओके, अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं तो समझो कि कोई बुक है, कोई नॉवल है या फिर कोई पोयम है, उसको ना सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि ये समझने की कोशिश करनी है कि इसका मीनिंग क्या है, डेप्थ में जाकर ये कैसे लिखा गया, ऑथर का, पोएट का क्या लिखने का स्टाइल है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। आज के टाइम पे ये पोयम या ये नॉवल इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसे हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं। बहुत बार हम क्रिटिसिज्म जब वर्ड सुनते हैं तो हमें मतलब लगता है कि जज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, बट हमेशा ये जजमेंट नेगेटिव नहीं होता। ये जजमेंट एक डीप अंडरस्टैंडिंग होती है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, यही मतलब होता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। यहाँ पे ना आपको कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के 4 फंक्शंस होते हैं। उन 4 फंक्शंस को अब हम समझेंगे। सबसे पहला फंक्शन है इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग। इसका मतलब होता है हिडन मीनिंग्स को समझना। एक टेक्स्ट, अगर कोई एक टेक्स्ट लिखा है, कोई बुक लिखी है, कोई उसमें स्टैंजा है, तो एक टेक्स्ट का सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं होता। क्रिटिसिज्म हमें टेक्स्ट के अंदर की लेयर समझने में हेल्प करता है। यानी कि एक अगर सेंटेंस लिखा है तो उसको हम कितना डेप्थ में समझ सकते हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग। जैसे कि एक स्टोरी है, वो लव स्टोरी लग सकती है, लेकिन एक्चुअली में वो सोसाइटी, पावर या जेंडर इशू के बारे में भी हो सकती है। ऑब्वियसली लव स्टोरी अगर होगी, उसकी बैड एंडिंग, गुड एंडिंग, इस पे बहुत कुछ चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग। नेक्स्ट अगर हम देखें इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी, यहाँ हम टेक्स्ट की लिटरेरी वैल्यू जज करते हैं। जैसे कि क्या ये राइटिंग इफेक्टिव है, क्या इसकी लैंग्वेज जो है वो पावरफुल है, क्या ये वर्क लॉन्ग टाइम तक याद रखा जा सकता है। यानी कि क्वालिटी कैसी है टेक्स्ट की। जब आप एक टेक्स्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको याद रहे या उसका इफेक्ट आप पर हो। तो जब किसी चीज का ऐसे हम चेक करते हैं तो उसे हम कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी। यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन नहीं बल्कि लॉजिकल इवैल्यूएशन होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ टेक्निक। इसका मतलब होता है टेक्स्ट कैसे लिखा गया है, क्या राइटिंग स्टाइल है, लैंग्वेज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस कैसे यूज करी गई हैं। जैसे कि राइटर ने ये वर्ड क्यों यूज करा यहाँ पर, या इस जगह पे ये वाला सीन क्यों है। क्यों जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो एनालिसिस ऑफ टेक्निक आ जाता है। लास्ट फंक्शन है कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब होता है टेक्स्ट को यूज उसके टाइम और सोसाइटी के साथ समझना। ठीक है, टेक्स्ट का जो कंटेक्स्ट है, यानी कि टेक्स्ट कौन से जमाने में लिखा गया था, तब सोसाइटी कैसी थी, कॉलोनियल टाइम में लिखी गई नॉवल, वॉर के टाइम में लिखी गई पोएट्री या फेमिनिस्ट राइटिंग इन पैट्रियार्कल सोसाइटी, ये सब कंटेक्स्ट समझने से ना टेक्स्ट और क्लियर हो जाता है हमें। ओके,
तो यही यहाँ पे दे रखा है। अगर हम देखें तो इवोल्यूशन अगर हम देखें लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की शुरुआत जो है ना, यहाँ पे देखो दे रखा है, इसकी शुरुआत करी थी प्लेटो और एरिस्टोटल ने। फिर बाद में मॉडर्न थ्योरीज आई इसकी, मार्क्सिज्म आया, फेमिनिज्म आया, स्ट्रक्चरलिज्म आया, पोस्ट कॉलोनियलिज्म आया। आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, थ्योरी आइडियाज देती हैं, यानी कि जो भी थ्योरीज फॉर्म करी थी इन सब लोगों ने, उससे हमें नए नए आइडियाज मिलते हैं, और क्रिटिसिज्म उन आइडियाज को टेक्स्ट पे अप्लाई करता है। ओके, देखो अभी हमने ऊपर की स्लाइड्स में पढ़ा कि क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म दो लोगों से स्टार्ट हुआ था, प्लेटो और एरिस्टोटल। अब हम उनकी ही बात करेंगे कि उन लोगों ने क्या समझाया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्लेटो का व्यू। प्लेटो के अकॉर्डिंग पोइट्री एक इमिटेशन है, ठीक है, यानी कि माइमेसिस, ये वर्ड तुम्हें याद रहना चाहिए। प्लेटो के व्यू में इमिटेशन कीवर्ड है। ओके, माइमेसिस, यानी कि प्लेटो का कहना था आर्ट जो है वो रियल वर्ल्ड को इमिटेट करता है, यानी कि कॉपी करता है। रियल वर्ल्ड खुद आइडियल वर्ल्ड का इमिटेशन है। समझ आई चीजें? देखो प्लेटो के अकॉर्डिंग जो भी पोइट्री लिखी गई है, नॉवल लिखी गई है, वो हम लोग कॉपी करते हैं रियल वर्ल्ड से, और जो रियल वर्ल्ड है ना, वो खुद जैसा हम वर्ल्ड देखना चाहते हैं उसका कॉपी है। ओके, इसलिए पोइट्री जो है वो ट्रुथ से 2 स्टेप्स दूर है। प्लेटो को लगता था पोइट्री इमोशंस को ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है और रीजन को कम। ऑब्वियसली जब भी हम कोई पोइट्री वगैरह पढ़ते हैं तो हमारे इमोशंस ज्यादा अफेक्ट होते हैं रादर देन हमारी रीजनिंग। तो प्लेटो को भी यही लगता था। उसका मानना था कि पोइट्री लोगों के इमोशंस को भड़का सकती है, जो सोसाइटी के लिए डेंजरस हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, यहाँ पे दे रखी है। ओके, प्लीज इस चीज को ढंग से समझना। पोइट्री, प्लेटो के अकॉर्डिंग पोइट्री लोगों के इमोशंस को भड़का सकती है, जो सोसाइटी के लिए डेंजरस हो सकता है। इसलिए प्लेटो ने कहा कि पोइट्स को उसकी आइडियल रिपब्लिक से बाहर रखना चाहिए, एक सोसाइटी से पोइट्स को दूर रखना चाहिए। ओके, ये प्लेटो का व्यू था, ये उसका लिटरेरी क्रिटिसिज्म था। वहीं अगर हम एरिस्टोटल का रिस्पॉन्स देखें इस पर, प्लेटो के व्यू पे एरिस्टोटल का रिस्पॉन्स देखें, तो उसने अपनी बुक पोएटिक्स में लिटरेचर को पॉजिटिव तरीके से एक्सप्लेन किया था। उसने प्लेटो के व्यू से डिसअग्री कहा था। वो कहता मैं ऐसा नहीं मानता, वो कहता है बल्कि पोएटिक्स जो है ना वो पॉजिटिव तरीके से हम देख सकते हैं। एरिस्टोटल कहता था ट्रेजेडी एक सीरियस और कंप्लीट एक्शन की इमिटेशन होती है। वो मानता था कि प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, यानी कि कोई भी स्टोरी का जो प्लॉट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेजेडी ऑडियंस के इमोशंस को प्योरीफाई करती है। हम लोग जो चीजें सोचते हैं या हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको और अच्छे से उभर के आने में हेल्प करती है। इस प्रोसेस को ना एरिस्टोटल ने कैथारसिस कहा था। यहाँ पे दे रखा होगा, तुम देख सकते हो, कैथारसिस, ये रहा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कीवर्ड है। एरिस्टोटल ने कहा था कि लिटरेचर के लिए कि ये डेंजरस नहीं है बल्कि सोशली यूजफुल है, हेल्पफुल है सोसाइटी के लिए लिटरेचर। मैं आपको बता दूं ये जो दोनों टॉपिक हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार आते हैं, इसमें से क्वेश्चन पक्का आ सकता है, तो ये अच्छे से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं रोमांटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए। रोमांटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या था? ठीक है, रोमांटिक क्रिटिसिज्म ने रूल्स और स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर को रिजेक्ट किया था, यानी कि जो हम पोइट्री में रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं, राइमिंग स्कीम फॉलो करो और ये सब फॉलो करो, उस चीज को इन लोगों ने रिजेक्ट किया था। इनका फोकस था इमोशंस, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पे। 3 चीजों पे इनका फोकस था, इमोशन, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। ओके, इसमें 2 लोग इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ जाता है वर्ड्सवर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट पोइट है इस टाइम का, रोमांटिसिज्म वाले एरा का। वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोइट्री इमोशन से निकलती है लेकिन काम माइंड से लिखी जाती है। हम अपने इमोशंस के थ्रू पोइट्री लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग बहुत शांत होना चाहिए अगर हमें पोइट्री लिखनी है तो। उसका कहना था, वर्ड्सवर्थ का कहना था, पोइट्री सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, पहली बात। कॉमन लोगों की लैंग्वेज यूज होनी चाहिए ताकि लोगों को पढ़ने में आसान रहे। पोइट एक नॉर्मल इंसान होना चाहिए। ठीक है, ये सब कहा था वर्ड्सवर्थ ने। अगर वर्ड्सवर्थ का तुम्हें पूछे तो तुम्हें यही सब लिखना है कि उन्होंने कहा था कि पोइट्री बहुत इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए, कॉमन लैंग्वेज में होनी चाहिए जो लोग यूज करते हैं डेली,
और पोइट जो है वो एक नॉर्मल इंसान होना चाहिए। उसने आर्टिफिशियल और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को रिजेक्ट किया था। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कॉलरिज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलरिज ने इमेजिनेशन को बहुत इंपॉर्टेंट माना था। उन्होंने बताया था कि इमेजिनेशन क्रिएटिव पावर होती है, ठीक है। पोइट्री नेचुरली इससे ही डेवलप होती है, यानी कि जब तुम इमेजिन करते हो तो तुम क्रिएटिव दिमाग से सोचते हो, और जब तुम ये सब सोचते हो तो तुम्हारी जो पोइट्री है वो नेचुरली डेवलप होना स्टार्ट होती है। ओके, उसके अकॉर्डिंग पोइट्री मशीन जैसी नहीं है, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसी होनी चाहिए। ओके, तुम जैसे सांस ले रहे हो तो पोइट्री निकल रही है, ये होता है मेनली। ओके, यहाँ पे इसके पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पढ़ के चले जाना, ताकि कॉलरिज का अगर आंसर या क्वेश्चन कुछ भी हो तो तुम लिख पाओ। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म पे। देखो, यहाँ फोकस ना सिर्फ टेक्स्ट खुद पे होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग कोई इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी इन सब पे नहीं जाते, यहाँ पे टेक्स्ट पे फोकस करते हैं। इसमें तुम्हें दो चीजें पढ़नी है जब हम न्यू क्रिटिसिज्म की बात करेंगे। दो चीजें आ जाती है, एक तो आ जाता है रशियन फॉर्मलिज्म, ठीक है। रशियन फॉर्मलिस्ट कहते थे ऑथर और हिस्ट्री को साइड में रख दो और सिर्फ टेक्स्ट को एनालाइज करो। यानी कि अगर तुम्हें कुछ भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म समझना है ना, तो तुम्हें ऑथर के बारे में नहीं जानना, ना उसकी हिस्ट्री जाननी है, तुम्हें सिर्फ टेक्स्ट को समझना है। ये रशियन फॉर्मलिज्म में रशियन फॉर्मलिस्ट का एम था कि लैंग्वेज को फ्रेश और इंटरेस्टिंग बनाओ ताकि लोग और इजीली पढ़ पाए, ठीक है। और अगर हम न्यू क्रिटिसिज्म वाली अप्रोच देखें तो न्यू क्रिटिक्स की मानना था टेक्स्ट अपने आप में कंप्लीट होता है, इसलिए ऑथर के इंटेंशन को इग्नोर किया और रीडर के इमोशंस को इन्होंने इग्नोर कर दिया। इन्होंने कहा कि सिर्फ टेक्स्ट जरूरी है और कुछ जरूरी नहीं कि कौन पढ़ रहा है, कौन लिख रहा है, ये सब जरूरी नहीं है। रीडर का इमोशन, ऑथर का इमोशन, ये सब जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ टेक्स्ट पे ध्यान देना है। ओके, इनका फोकस होता था कि टेक्स्ट के अंदर के मीनिंग्स, स्ट्रक्चर और यूनिटी पे फोकस करो और कुछ भी नहीं। ओके, देखो यही यहाँ पे दे रखा है कि एक टेक्स्ट सेंटर्ड एनालिसिस था, टेक्स्ट पे फोकस करो। यहाँ पे था आयरनी, पैराडॉक्स, इन सब पे फोकस ज्यादा करो, और ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, यानी कि बायोग्राफिकल, हिस्टोरिकल रीडिंग को तुम लोग इग्नोर करो और सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करो। ओके, देखो अब हम बात करते हैं मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। मार्क्सिस्ट ने ना लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेचर को सिर्फ एक आर्ट या इमेजिनेशन का प्रोडक्ट नहीं माना था, ठीक है। मैं पहले बता दूं, कार्ल मार्क्स जहां पे भी आएगा ना, तुम्हें उसके साथ फाइनेंस, पैसा, इकोनॉमी, ये सब जोड़ देना है, ठीक है। इनकी थ्योरी कहती है कि लिटरेचर सोसाइटी, इकोनॉमी और क्लास सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, ठीक है। यानी कि पैसा कैसे सोसाइटी में रन कर रहा है उससे, और क्लास सिस्टम, जो क्लासेस वाला सिस्टम है, उससे जो है कनेक्टेड होती है लिटरेचर सोसाइटी। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कोई भी नॉवल, पोयम या ड्रामा जिस सोसाइटी में लिखा गया होता है या फिर जिस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर लिखा गया होता है, उसका इफेक्ट क्लियरली दिखाता है। बहुत सही बात है, जहां पे भी तुम पोएट्री लिख रहे हो, तुम्हारे आसपास का कैसा फाइनेंस सिचुएशन है, तुम उसको अपनी पोएट्री में दिखाओगे, वो चीज दिखेगी, है ना, वो क्लियरली रिफ्लेक्ट होगी। इसलिए मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म लिटरेचर को आइसोलेटेड चीज नहीं, बल्कि सोशल रियलिटी का रिफ्लेक्शन मानता है। ओके, इन्होंने कहा था कि लिटरेचर इज नॉट एन आइसोलेटेड एस्थेटिक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो दे रखा है, लिटरेचर इज नॉट एन आइसोलेटेड एस्थेटिक ऑब्जेक्ट। यानी कि मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स कहते हैं लिटरेचर सिर्फ ब्यूटी, लैंग्वेज या इमेजिनेशन के लिए नहीं होता। हर लिटरेरी टेक्स्ट के पीछे इकोनॉमिक कंडीशंस, क्लास रिलेशंस और पावर स्ट्रक्चर्स का रोल होता ही होता है। इनके जब तुम मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखोगे आंसर में कहीं पे भी, तो तुम्हें चार चीजें डालनी है। सबसे पहले इकोनॉमिक बेस। ओके, इकोनॉमिक बेस का मतलब होता है सोसाइटी का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे कि कौन प्रोडक्शन कंट्रोल करता है, कौन लेबर करता है। तो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग लिटरेचर उसी इकोनॉमिक बेस को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है क्लास स्ट्रगल। यहाँ पे मतलब था, यहाँ पे इसका मतलब है कि डिफरेंट सोशल क्लासेस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पोएम्स में दिखता है। यानी कि बहुत सारे नॉवल और ड्रामास इनडायरेक्टली क्लास स्ट्रगल को दिखाते हैं, चाहे राइटर कॉन्शियसली करे या ना करे। ओके, फिर आ जाता है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब होता है वो आइडियाज और बिलीव जो सोसाइटी में नॉर्मल और नेचुरल लगने लगते हैं। यानी कि कुछ टेक्स्ट रिच क्लासेस को पावर को नॉर्मल दिखाते हैं,
जबकि कुछ टेक्स्ट उस सिस्टम को क्वेश्चन करते हैं। इसलिए ही मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स ये एनालाइज करते हैं कि टेक्स्ट किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है मटेरियल कंडीशंस। मटेरियल कंडीशंस का मतलब होता है लोग किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, पॉवर्टी क्या है। मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स कहते हैं लिटरेचर इन मटेरियल कंडीशंस का रिजल्ट होता है। राइटर जो लिखता है वो उसकी और उसके सोसाइटी के लाइफ कंडीशन से इन्फ्लुएंस्ड होता है। ओके, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स बता देती हूँ जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स में आएंगे। एक तो लुइस एल्थ्यूजर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस का कॉन्सेप्ट है। फिर आ जाता है टेरी ईगल्टन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि लिटरेचर सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि आइडियोलॉजी से भरा हुआ होता है। ओके, फिर है रेमंड विलियम्स। रेमंड विलियम्स ने कल्चर को समझने के लिए 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं, डोमिनेंट कल्चर, रेसिडुअल कल्चर एंड एमर्जेंट कल्चर। डोमिनेंट मतलब जो पावर में है, रेसिडुअल जो पुरानी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, और एमर्जेंट जो नई वैल्यूज को दिखाता है। ओके, नेक्स्ट अब हम करते हैं साइको एनालिटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसमें हम एक्सप्लोरिंग द अनकॉन्शियस माइंड के अंडर पढ़ेंगे। यह अप्रोच लिटरेचर को ह्यूमन माइंड, स्पेशली उनके अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू समझने की कोशिश करती है। इस थ्योरी का बेस सिगमंड फ्रॉइड की साइकोलॉजी है, जिनके अकॉर्डिंग राइटर और कैरेक्टर्स के हिडन थॉट्स और डिजायर जो है वो टेक्स्ट में रिफ्लेक्ट होते हैं। यानी कि जो आपका अनकॉन्शियस माइंड सोच रहा है वो चीजें आपको दिखेंगी टेक्स्ट में। ठीक है, बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, मैं आपको बता दूं। देखो, एक तो द अनकॉन्शियस यानी कि जो आपके हिडन चीजें आपके दिमाग में चल रही है वो सब दिखाएगा टेक्स्ट। रिप्रेस डिजायर, ऐसी चीजें जो आप सोसाइटी में खुल के नहीं कर सकते वो चीजें दिखाएगा। फैंटेसी और रियलिटी, यानी कि फैंटेसी वाले वर्ल्ड से रिलेटेड रियलिटी दिखाएगा। और ड्रीम्स और सिंबल के बारे में बात करेगा। इसमें आपको ओडिपस कॉम्प्लेक्स पता होना चाहिए। ओडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रॉइड का। इसका मतलब होता है चाइल्ड का ऑपोजिट सेक्स पेरेंट के लिए ना अट्रैक्शन है, और सेम सेक्स पेरेंट के लिए राइवलरी। यानी कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग एक बच्चा जो है, अगर एक सन है तो उसको मॉम की तरफ अट्रैक्शन होगा और डैड उसके राइवल बन जाएंगे। और अगर मैं यही फीमेल चाइल्ड की बात करूं तो डैड की तरफ उसको अट्रैक्शन होगा और मॉम उसके लिए राइवल बन जाएंगी। तो लिटरेचर में इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कैरेक्टर्स के फैमिली रिलेशन और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को समझाने के लिए काफी बार यूज करा जाता है ये। ओके, इड, ईगो, सुपर ईगो आपके साइकी से रिलेटेड आ रहा था, दिमाग से रिलेटेड। इड होती है इंस्टिंक्ट और डिजायर, जिससे रिलेटेड आपके जो भी डिजायर है जो आप करना चाहते हो। ईगो होती है जो असलियत में हो रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे। और सुपर ईगो होता है जो इन दोनों चीजों को बैलेंस करके चलता है। ओके, तो लिटरेरी कैरेक्टर्स के एक्शंस को इन 3 लेवल्स के थ्रू हम एनालाइज करते हैं। डिजायर एंड रिप्रेशन, इसका मतलब होता है जब सोसाइटी किसी डिजायर को एक्सेप्ट नहीं करती तो उसे सप्रेस कर दिया जाता है। लेकिन ये सप्रेस डिजायर लिटरेचर में सिंबल और बिहेवियर के फॉर्म में दिख जाता है हमें। ओके, जब हम कोई भी अपना इमोशन सप्रेस कर देते हैं तो हम यूजुअली, हम जैसे बहुत लोग डायरी लिखते हैं तो उसमें हम अपनी चीजें लिखते हैं दिमाग में जो हम रिप्रेस कर देते हैं बिकॉज सोसाइटी को वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। ओके, इजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर जब भी आए क्वेश्चन तो तुम्हें यही सब मेंशन करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अगर मैं पूरा इस चीज को कंक्लूड करूं तो इसमें ये दे रखा है कि कैसे फ्रॉइड ने ना, सिगमंड फ्रॉइड ने ये बताया था कि साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म हमें लिटरेचर की कैरेक्टर्स, सिंबल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को साइकोलॉजिकल एंगल से समझने में हेल्प करता है। ओके, यही तुम्हें लिखना है जब भी तुम्हें साइकोएनालिटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये अप्रोच लिटरेचर को जेंडर के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करता है। इसका मेन फोकस होता है पैट्रियार्की को क्वेश्चन करना, वुमेन को लिटरेचर में कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, और वुमेन राइटर्स की वॉइसेस को हाईलाइट करना। ओके, मैंने जैसा तुम्हें बताया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, फीमेल कैरेक्टर्स को कैसे दिखाया गया है, क्या वो सिर्फ वीक या डिपेंडेंट दिखा रहे हैं या स्ट्रॉन्गर इंडिपेंडेंट भी बना रहे हैं। ठीक है, जेंडर बायस होता है यहाँ पर, यानी कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ये क्वेश्चन करते हैं कि वुमेन राइटर को क्यों इग्नोर किया गया और उनके वर्ड्स को कैनन का पार्ट क्यों नहीं बनाया गया। ओके, और विमेन्स वॉइस एंड एक्सपीरियंस की बात होती है। इस पॉइंट का फोकस होता है वुमेन के रियल लाइफ एक्सपीरियंस, उनकी स्ट्रगल,
फेमिनिस्ट क्रिटिक्स वुमेन की राइटिंग को रिकवर करके उनको प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन देना चाहते हैं। इसके दो इंपॉर्टेंट लोग हैं, एक तो मैरी और वर्जीनिया वुल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी यहाँ पे पोएम के नाम दे रखे हैं, आप लोगों को पढ़नी है। जो पहली है वो है पहले वाली है अ विंडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इसमें उन्होंने वुमेन के एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी की बात करी थी। और वर्जीनिया वुल्फ की है अ रूम ऑफ वंस ओन। इसमें उन्होंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और पर्सनल स्पेस की बात करी है। ओके, तो अगर हम देखें तो फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म जेंडर इनइक्वालिटी को एक्सपोज करता है, पावर स्ट्रगल्स को क्वेश्चन करता है और लिटरेचर के थ्रू वुमेन की आइडेंटिटी को समझने में हेल्प करता है। ओके, इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये कुछ भी। तुम्हें जब भी कोई भी आएगा, तुम्हें फेमिनिस्ट मैन समझा दिया, साइको एनालिटिक्स समझा दिया, मार्क्सिस्ट लिटरेरी समझा दिया, न्यू क्रिटिसिज्म, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से करके जाना। मैं जितना पॉसिबल हो पा रहा है इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, लेकिन प्लीज इसे अच्छे से करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे। देखो, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसको आराम से समझने की कोशिश करना। पहला आ जाता है स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म का बेस जो है फर्डिनांड डी सॉसर की लैंग्वेज थ्योरी है। स्ट्रक्चरलिज्म मेन जो बंदा इससे रिलेटेड है वो है फर्डिनांड डी सॉसर। ओके, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एक सिस्टम ऑफ साइंस होती है जिसमें सिग्निफायर मतलब वर्ड या साउंड हो गया, और सिग्निफाइड मतलब कॉन्सेप्ट या आइडिया। मीनिंग इंडिविजुअल वर्ड से नहीं बल्कि वर्ड्स के बीच के रिलेशनशिप से बनता है। ये बात करी थी स्ट्रक्चरलिज्म में। ओके, इसमें काफी सारे तुम्हें दे रखी है चीजें। देखो, लैंग्वेज एज ए सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस, इसका मतलब है एक वर्ड का मीनिंग तब बनता है जब हम उसे दूसरे वर्ड से कंपेयर करते हैं। बहुत बार गुड बैड तो ही हमें ऑपोजिट पता लगते हैं ना, वही। बाइनरी ऑपोजिशन, अक्सर बाइनरी ऑपोजिशन के थ्रू बनता है, वही जो मैंने बताया, मेल फीमेल, नेचर कल्चर, ये सब। इसमें सिंक्रोनिक एनालिसिस होता है, यानी कि सिंक्रोनिक एनालिसिस मतलब वो लैंग्वेज को एक पर्टिकुलर टाइम पर एनालाइज करते हैं, इसे सिंक्रोनिक एनालिसिस कहते हैं। ओके, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में अगर हम बात करें तो इसमें जैकस डेरिडा ने डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट दिया। डीकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है टेक्स्ट के अंदर जो बाइनरी ऑपोजिशंस होते हैं उनको क्वेश्चन करना और दिखाना कि वो खुद अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी चीजों की बात करी। तो डेथ ऑफ द ऑथर बाय रोलैंड बार्थ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडर जब टेक्स्ट पढ़ता है तो मल्टीपल मीनिंग क्रिएट होते हैं, इस आइडिया को डेथ ऑफ द ऑथर कहते हैं। ओके, डिफरेंस की बात करी है उन्होंने। डिफरेंस का मतलब होता है मीनिंग कभी फाइनल नहीं होता, वो हमेशा डिले होता रहता है और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में चेंज होता रहता है, ठीक है। इस तरह स्ट्रक्चरलिज्म फिक्स स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म उस फिक्स्ड मीनिंग को तोड़ता है। ये दोनों थ्योरी तुम्हें पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने तुम्हें इसके फीचर्स वगैरह यहाँ पे सब पढ़ा दिए हैं। थोड़ी डिफिकल्ट है ये चीजें, अगर ना समझ आ रही हो तो मुझे बताना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, दैट इज पोस्ट मॉडर्निज्म एंड कंटेम्पररी थ्योरी। अभी हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अब हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म एंड कंटेम्पररी थ्योरी की। पोस्ट मॉडर्निज्म क्रिटिसिज्म ट्रेडिशनल आइडियाज को रिजेक्ट करते हैं, जैसे कि बहुत बार बोल जाता है फैक्ट पे फोकस्ड करो, एक सिंगल ट्रूथ होता है हर चीज का, एक फिक्स्ड मीनिंग होता है, ग्रैंड थ्योरी होती है। ये थ्योरी मानती है कि मॉडर्न सोसाइटी फ्रेगमेंटेड और अनसर्टेन है, और लिटरेचर भी इसी अनसर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड कंटेम्पररी थ्योरी में फ्रेगमेंटेशन की बात होती है। मतलब इसका मतलब है कि कंप्लीट और लीनियर स्टोरी का ना होना। कोई भी स्टोरी कंप्लीट नहीं है, उसमें डिस्ट्रप्शन होंगे, अलग अलग चीजें होंगी। ओके, इंटरटेक्सचुअलिटी यानी कि हर टेक्स्ट किसी ना किसी और टेक्स्ट से कनेक्टेड होता है। प्लेफुलनेस एंड आयरनी, लिटरेचर का सेल्फ अवेयर और प्लेफुल होना बहुत जरूरी है। आयरनी का यूज करना, ह्यूमर का यूज करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट मॉडर्निज्म क्रिटिसिज्म में। प्लूरलिज्म ऑफ मीनिंग, यानी कि एक टेक्स्ट के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक लाइन का एक ही मतलब, वो काफी सारे मतलब हो सकते हैं। ओके, इसके मेन थिंकर्स जो हैं वो आ जाएंगे लियोटार्ड, बॉड्रिलार्ड एंड फ्रेडरिक जेम्सन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है इसके थिंकर्स, इनके बारे में पढ़ लेना, इन्होंने क्या बताया था, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म अगर हम एक लाइन में समझे तो पोस्ट मॉडर्निज्म अथॉरिटी, ओरिजिनलिटी और स्टेबल आइडेंटिटी को क्वेश्चन करता है और कॉन्ट्राडिक्शन और अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। यानी कि एक कोई सिंगल ट्रूथ नहीं मानता कि लिटरेचर का एक ही मीनिंग होएगा, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग चीजें हो सकती है, और ये उन सब चीजों को मानता है।
ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो की क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड इंडियन एस्थेटिक्स। अब हम इंडियन चीजों की बात करेंगे लिटरेचर में। सबसे पहले हम कुछ टर्म पढ़ लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले आ जाती है रासा थ्योरी। ओके, रासा थ्योरी इंडियन एस्थेटिक का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रासा का मतलब होता है इमोशनल एक्सपीरियंस, जो ऑडियंस या रीडर फील करता है। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लिटरेचर का मेन एम होता है रीडर के अंदर के कोई इमोशन जगाना, जैसे कि लव, एंगर, सॉरो, फियर, वंडर, ये सब। ठीक है, तो टोटल मिलकर ट्रेडिशनली 8 रस बताए गए हैं हमें। ठीक है, 8 रस हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए। 8 रस यहाँ पे दे रखे हैं, ये रहे। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनि। ध्वनि का मतलब होता है सजेस्टेड मीनिंग, जो डायरेक्टली लिखा नहीं होता। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लिटरेचर में सब कुछ क्लियरली नहीं कहा जाता, बल्कि कुछ मीनिंग्स रीडर खुद समझते हैं टोन से, कि कैसे ऑथर या पोइट बोलना चाह रहा है। ठीक है, कैथारसिस। कैथारसिस हमने पहले ही पढ़ा था एरिस्टोटल में। ट्रेजेडी देखकर या पढ़कर ऑडियंस के इमोशन का रिलीज या प्यूरिफिकेशन होना। ठीक है, सबलाइन। ऐसा एस्थेटिक एक्सपीरियंस जहां ऑ या फिर फियर दोनों साथ फील हो, मतलब दोनों चीजें साथ फील होगी, अच्छा भी बुरा भी। ठीक है, इसमें थिंकर वगैरह के नाम दे रखे हैं, प्लीज पढ़ के जाना। ओके, इंटरटेक्सचुअलिटी हमने अभी पढ़ा, एक टेक्स्ट के दूसरे टेक्स्ट से रिलेशन होना। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी टेक्स्ट कंप्लीटली ओरिजिनल नहीं होता। हर टेक्स्ट किसी ना किसी पुराने टेक्स्ट को रेफर, कोट या ट्रांसफॉर्म करता है। अगर हम देखें तो इंडियन लिटरेरी थ्योरी वेस्टर्न क्रिटिसिज्म का ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। इसलिए एग्जाम में इंडियन और वेस्टर्न दोनों ट्रेडिशन को समझाना आपकी आंसर क्वालिटी को काफी स्ट्रांग बनाएगा। मेनली क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इंडियन में क्या यूज हो रहा है, और वेस्टर्न तो हमने अभी सारे पढ़े ही हैं ऊपर। ओके, काफी कुछ मैंने समझाने की कोशिश करी है, इसमें कुछ रह गया हो तो मेरे से पूछ लेना। बाकी ये पीपीटी मैं ग्रुप में भेज दूंगी, ग्रुप का लिंक चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना PDF। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।